कि ये नैरेटिव चलने लगा है कि जो काम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू नहीं कर पाए, अब वो काम मोदी जी को अस्थिर करने की, एनडीए सरकार को अस्थिर करने के लिए उद्धव ठाकरे करेंगी, ममता बनर्जी करेंगी। देखिए, 99 सीट लेकर के यदि कांग्रेस बहुत खुश है, जिस कांग्रेस का देश में एक बहुत लंबे कालखंड राज रहा। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। तीसरी बार फिर मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, यानी बहुमत से सर्वसम्मति की सरकार जो है वो बनने जा रही है। इसी पर बात करेंगे राजेश यादव जी से, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को समझते हैं, उस पर पैनी नज़र रखते हैं। राजेश जी, आज प्रधानमंत्री की जो ये भाषण रहा कि बहुमत और सर्वसम्मत की सरकार, यानी कि अब बीजेपी ने ये मान लिया है कि अब सभी सहयोगियों को ही साथ लेकर चलना होगा। देखिए, 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, तो हमें पूर्ण बहुमत था, 272 पार थी। लेकिन उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए के लोगों को मंत्री बनाया और एनडीए की ही वो सरकार थी। 2019 में हमें उससे भी अधिक सीटें मिली, 303 सीटें हमारी रही, लेकिन वो सरकार भी एनडीए की सरकार थी और एनडीए पार्टियों को भी उसमें स्थान था। कम था या ज़्यादा था, जितनी आवश्यकता या जितने लोग साथ थे उसके अनुसार था। इस बार भी एनडीए की सरकार है और लगभग 50 वर्षों के बाद, मेरे को लगता है कि 60 वर्षों के बाद ये सरकार ऐसी आई है जो तीसरी बार लगातार रिपीट हुई है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ही देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 9 तारीख को सायं शपथ लेंगे, अन्यथा कोई तीसरी बारी कोई शपथ नहीं ले पाए हैं। जहाँ तक बहुमत और सर्वसम्मत की बात है, बहुमत हमारे साथ है, एनडीए की सरकार है और सर्वसम्मति से आज हमारे सहयोगी दलों के जो पार्लियामेंट में जो भाषण हुए वो सर्वसम्मति की तरफ दर्शाते हैं। और मोदी जी ने कहा कि हम सख्त जो निर्णय जो हम लेते थे वो हम लेते रहेंगे, राष्ट्र के हित में जो भी कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे उससे हम कभी नहीं चूकेंगे। और पहले भी हमने सरकार को, पार्टी को, गठबंधन के सहयोगियों को विश्वास में लिया है, आगे भी सभी को विश्वास में लेके चलेंगे और सरकार पूरी 5 साल चलेगी और शानदार चलेगी। एक सवाल ईवीएम को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब ईवीएम कहाँ है, और जो चुनाव आयोग ने भी एक सवाल उठाया था कि अब जो है ईवीएम आराम करने चली गई है, फिर जब चुनाव आएंगे फिर ईवीएम पर भी होगा। ये लोकतंत्र के लिए कितना है कि जो फेक एक नैरेटिव है वो घड़ा जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पारदर्शी चुनाव ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है और पारदर्शी चुनाव हमारे यहाँ हमेशा होता रहा है, चाहे वो बैलेट पेपर से होता था, चाहे वो ईवीएम से होता है और आज भी है। हम अनेकों प्रदेशों के चुनाव हारे भी हैं और अनेकों प्रदेश के और देश का चुनाव जीते भी हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार जो है वो कोई एक ही पार्टी जीतती जा रही है और एक ही पार्टी हारती जा रही है, ऐसा नहीं है। और ईवीएम का तो सहारा केवल अपने आप को छुपाने और भड़ास निकालने के लिए है। ईवीएम पे इस बार कोई आरोप नहीं लगा। ईवीएम कोई मतलब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पे कोई बहुत किया। लोकतंत्र पारदर्शी हमारे यहाँ, चुनाव आयोग को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई के पात्र हैं कि 70 करोड़ से अधिक लोगों का वोट उन्होंने डलवाया और मत प्रतिशत देश में 48 और 47 डिग्री टेम्परेचर था, बावजूद उसके 60-65% मतदान हुआ। अनेक प्रांत तो ऐसे थे जहाँ पर 75 और 80% तक भी वहाँ मतदान गया। इसलिए ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन एक बात बार बार उठ रही है कि बीजेपी के जो ज़्यादातर कार्यकर्ता है वो ज़्यादा खुश हो नहीं पा रहे हैं, बहुमत नहीं मिला अपने आप में। ये कहीं जी ठीस है वो अभी भी रही है और उत्तर प्रदेश उसके लिए बहुत एक ऐसा बन गया कि जो उत्तर प्रदेश आपको सत्ता के शिखर तक ले गया, उस उत्तर प्रदेश ने अब आपको बहुमत से दूर भी कर दिया। कहाँ चूक हुई, इसको लेकर पार्टी क्या कर रही है? देखिए, पूरे देश में अधिकांश प्रदेशों में हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी रही है। 1-2 प्रदेश, 3 प्रदेश ऐसे रहे जहाँ पर परफॉर्मेंस
ठीक तो है, लेकिन पिछली बार की तुलना में कम है। उत्तर प्रदेश में रहा थोड़ा कम है, मैं कहूँगा काफ़ी कम है। राजस्थान में भी पहले से कम है और हरियाणा में पहले से कम है। कई प्रदेश ऐसे थे, महाराष्ट्र में हमारा पहले से कम है। ऐसे कहीं कुछ कमियां रही हैं, चाहे वो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया रही हो, चाहे वो सरकारों के संचालन में कुछ कमियां रही हो, चाहे कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता रही हो, या कुछ लोगों ने कहा कि बहुत लंबा चुनाव हो गया था, इसके कारण भी बहुत थकाव हो गया था कार्यकर्ताओं को, वो कारण रहा हो। इस सारे की एक बार 9 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी शपथ लें तो उसके बाद पार्टी में निरंतर जीत की भी समीक्षा होती है और हार की भी समीक्षा होती है। हम जीते हैं तो किन कारणों से जीते हैं, और हम यदि तुलनात्मक परिणाम नहीं आए तो वो किन कारणों से आए हैं, इसकी सबकी समीक्षा होगी। और पार्टी हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ उपचार, कुछ ना कुछ जांच, कुछ ना कुछ एक्शन करती है कि भाई जिससे आगे ऐसे परिणाम सकारात्मक और अच्छे आएँ। इसके लिए निश्चित रूप से कोई कार्य होगा। एक आखिरी सवाल, अब एक ये नैरेटिव चलने लगा है कि जो काम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू नहीं कर पाए, अब वो काम मोदी जी को अस्थिर करने की, एनडीए सरकार को अस्थिर करने के लिए उद्धव ठाकरे करेंगी, ममता बनर्जी करेंगी। देखिए, 99 सीट लेकर के यदि कांग्रेस बहुत खुश है, जिस कांग्रेस का देश में एक बहुत लंबे कालखंड राज रहा, उनकी पार्टी की सत्ता रही और आज वो 99 सीट लेकर के अति प्रसन्न हैं और उनके युवराज जो है वो फूले नहीं समा रहे हैं, कभी किसी विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी वो शेयर बाज़ार की बात लेके आ रहे हैं। तो विपक्ष का काम है, लेकिन रचनात्मक विपक्ष हो। विपक्ष का सम्मान भी लोकतंत्र में होता है, लेकिन विपक्ष रचनात्मक हो, कंस्ट्रक्टिव हो, उनकी सोच पॉजिटिव हो। लेकिन उनका केवल उद्देश्य यही हो कि सरकार को और देश को डिस्टर्ब करना है, गलत गलत मुद्दे जो है वो उठाना है, राइट इश्यूज़ की तरफ जाना ही नहीं है। तो ऐसे विपक्ष को देश की जनता पहले भी नकार चुकी है और भविष्य में भी इस प्रकार की यदि कोई वो राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से वो मुँह की खाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजेश जी का यही कहना है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो एनडीए की सरकार है वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी और विपक्ष जो है वो अपने इरादों में सफल नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।